शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, उन्होंने गोडसे पर तीखा हमला किया है। उन्होंने गोडसे को आतंकवादियों से भी बड़ा कहा है और उन्होंने जिस तरह से इस बात में बहुत कुछ कहा है, एक TV9 एक चैनल है, उस पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने क्या क्या कहा सिलसिलेवार हम बात करेंगे, लेकिन शुरू गोडसे से ही करते हैं। इस विषय में हम बात करेंगे रविंद्र जैन साहब से, एडिटर इन चीफ। रविंद्र जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना है इसको, क्या कहा उमा भारती ने? बहुत अप्रत्याशित था, पहली बार इस तरह से उमा भारती ने गोडसे के बारे में कुछ कहा होगा। देखिए रिजवान भाई, निश्चित तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पहली बार किसी ने गोडसे पर इतना बड़ा हमला बोला है, तब जब ये बीजेपी के अंदर हैं, बीजेपी के बाहर नहीं हैं। बीजेपी के लोग गोडसे को लेके हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। हमने देखा था जब भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ने गोडसे को लेके कहा था कि गोडसे की पूजा होना चाहिए, गोडसे राष्ट्रभक्त था, तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं इन्हें दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब उमा भारती ने तो गोडसे को आतंकवादी से भी बड़ा पापी बता दिया है। और अब ये क्यों बताया है, इसको चिंतन का विषय है। मैं आपको एक तरफ ये भी बताऊं रिजवान भाई, उमा भारती लंबे समय से खामोश थी। उनने शिवराज सिंह के समय कुछ शराब की दुकानों में पत्थर फेंके, गोबर फेंका, उसके बाद भी लंबी खामोशी ओढ़ के बैठी थी। लेकिन अब अचानक क्या हुआ, कौन उमा भारती के का रिमोट कंट्रोल है, इस पर भी सोचना विचार करना। उमा भारती अचानक एक्टिव हुई हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने जो जिम्मेदारी है, उनके जो बड़े भाई के बेटे हैं, बेटी है, उनका त्याग किया। उन्होंने कहा कि मैंने परिवार के दूसरे लोगों को सौंप दिया है, अब मैं पूरी तरह फुल राजनीति करूंगी। वे उन्होंने कह दिया जीवन के अंतिम सांस तक राजनीति करूंगी। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पिछले दिनों कहा। उन्होंने कहा था कि मेरी ही पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मुझे प्रताड़ित किया, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया। जो आरोप हम पे लगे वो सारे आरोप निराधार थे। लेकिन अब उमा भारती जी TV9 के कार्यक्रम में जाती हैं और उसके यदि आप सेगमेंट देखेंगे, अलग अलग सेगमेंट, एक एक करके उमा भारती ने जिस तरह आप आगे बढ़े तो मैं एक सवाल बता देता हूँ। सवाल क्या पूछा गया था उनसे? सवाल उनसे पूछा गया था कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं कि देश का पहला सबसे बड़ा आतंकवादी गोडसे है। उस पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी थी जो आप कह रहे हैं। जी, आप आगे कुछ कह रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी गोडसे पे बोलने से बचते कतराते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैंने पिछले दिनों अटल जी का एक पुराना वीडियो सुना है, जो उन्होंने सदन में कहा। सदन में कहा उन्होंने कि लोग यदि ये कहते हैं कि गांधी का हत्यारा हमारा, हम उसके समर्थक हैं, तो गलत कहते हैं। गोडसे के हम कभी समर्थक नहीं रहेंगे। गोडसे को हम उतना ही घृणा करते हैं जितना एक हत्यारे से घृणा करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में क्या ये हम संदेश देंगे कि गांधी के हत्यारे के लोग सत्ता में आ गए हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने गोडसे को कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे की बात की तो उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी का बयान हमने सुना। बिल्कुल। और अभी तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद में महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च करके उसका निर्माण भी करा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब राष्ट्रीय स्तर पर हर तरह से ये तय कर लिया है कि हमें गोडसे से पूछताछ छुड़ाना है। और मुझे लगता है कि उमा भारती उसी लाइन पर आगे बढ़ी हैं। उमा भारती का कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल है। देखिए रिजवान भाई, बिल्कुल, मैं आज उनको बड़ा सम्मान देता हूँ, मैं दीदी बोलता हूँ, लेकिन वो जो कुछ कर रही हैं, मुझे लगता है कि कोई ब्रेन है पीछे। पहले उन्होंने कहा कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने हमले किए, उनमें उन्होंने इशारे में सुंदरलाल पटवा और शिवराज सिंह जी का नाम लिया। सवाल आपने बताया, सवाल आपने ही किया था। मैंने सवाल पूछा था, तो उन्होंने उन्होंने ये भी कहा कि बेशक मैं शिवराज जी को भाई मानती हूँ, लेकिन मेरे मन की पीड़ा तो है अभी व्यापम में जिस तरह से माफी के सवाल पर। जी, उन्होंने कहा व्यापम में जिस तरह मुझे फंसाया गया, मेरे पीड़ा है, दर्द आज भी मेरे में है। लेकिन हम उसकी बात करने के बजाय हम करते हैं TV9 की बात। TV9 पे उन्होंने गोडसे को आतंकवादी ही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि गोडसे ने आतंकवादियों से भी बड़ा पाप किया गांधी की हत्या करके। जो गांधी आज़ादी के बाद भारत के नवनिर्माण की परिकल्पना कर रहे थे, उनकी हत्या करना, आत्मनिर्भर भारत की बात, आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना उन्होंने की और उसके ऊपर पूरा प्लान बना रहे थे,
उनकी हत्या करना निश्चित तौर पे एक बड़ा पाप किया उसने। तो गोडसे के खिलाफ उमा जी का इस समय बोलना, मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ चल रहा है। बिल्कुल, महात्मा गांधी की जिस तरह से फैन की तरह वो उभरी बिल्कुल आई और उन्होंने कहा कि आज जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, अगर महात्मा गांधी 20 साल और रह जाते तो ये नौबत नहीं आती, देश आत्मनिर्भर होता और आत्मसम्मान होता देश का। बहुत तरह की बातें उन्होंने इस पर कहीं। चूँकि कॉपीराइट का मसला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, आपको सुनाते हैं, फिर आगे आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा तो फिर हम हटा लेंगे। TV9 से हम कटसी से जो TV9 में उन्होंने कहा है वो भी हम सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा अंश वो सुनाते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में कहा था। और मुझे आपत्ति है गोडसे का नाम लेने के बारे में। श्री अय्यर विद्वान आदमी है, श्री अय्यर को सारे इतिहास का पता होना चाहिए, गोडसे की पृष्ठभूमि का भी पता होना चाहिए। गोडसे RSS का विरोधी था, गोडसे RSS की अखबार में आलोचना करता था और गांधी जी की हत्या की जांच हुई और दो बार जांच हुई और सब जांच में निकला कि उसका हत्या से RSS का कोई संबंध नहीं था। क्या आप दुनिया को यह कहना चाहते हैं कि गांधी जी के हत्यारे भारत में सत्ता में आ रहे हैं? अभी हम गुजरात में जीते हैं, कल हम नई दिल्ली भी जीत सकते हैं और हम गांधी के प्रति आदर प्रकट करते हैं। आप कहेंगे ये आदर नहीं, ये दिखावा है, तब तो फिर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, तब तो हमारे और आपके बीच में कोई मिलन भूमि नहीं है। अब उमा भारती ने क्या कहा है गोडसे के बारे में, TV9 में जो कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आज़ाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी ने। और फिर वो उसके बाद जो एक कल्पना किए हुए था कि आज़ाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, तो उनकी एक कल्पना ये थी कि आज़ाद भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। और भारत की अपनी आत्मा, यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ के लोगों की बौद्धिक क्षमताएं हैं, यहाँ के जमीन, जल, जंगल और जानवर हैं, ये यहाँ की आत्मा है और इस आत्मा पर निर्भर होगा। गांधी के उस सपने की हत्या की है उस व्यक्ति को आप खाली आतंकवादी शब्द बोल करके हम उसका पाप कम नहीं कर सकते। आपने जो दीदी बोला है अभी, एक तबका ऐसा है जो गांधी जी को मानता ही नहीं है, वो उनको जिम्मेदार ठहराता है बंटवारे के लिए, वो कहता है कि उनका कोई योगदान ही नहीं है। अरे बाबा, ये भारत का स्वतंत्र मन है और इसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार देना पड़ेगा। एक राम राज्य के समय पर ही एक बहुत गरीब ही सामान्य से व्यक्ति ने राम की आलोचना कर दी थी। अगर आप इस बारे में इतने फंडामेंटल हो जाएंगे तो आप कट्टरपंथियों से अलग कहाँ हैं? आप जो आलोचना कर रहे हैं उनको करने दीजिए ना, उनको आलोचना करने दीजिए, और जो मान रहे हैं उनको मानने दीजिए। आप आलोचना एक प्रिविलेज है व्यक्ति का, स्वतंत्रता है उसकी, लोकतंत्र में उसका अधिकार है कि वो क्रिटिसाइज कर सकता है किसी को। हाँ, क्रिटिसाइज में उसको बेहूदगी नहीं करना, इतना ध्यान रखना है। आपने सुना, और वो बहुत आगे तक कहती रही। फिर उनसे महात्मा गांधी के बारे में बातचीत की गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की गई, और उसके साथ साथ उनसे सरदार पटेल के बारे में भी बात की, और उन्होंने सबको बहुत महान नेता बताया। और भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र किया उन्होंने कि मोदी एक बार लाल किले से कह चुके हैं कि समय समय पर सबका योगदान है देश निर्माण में। लेकिन नेहरू को आज भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक विलेन की तरह प्रस्तुत करती है, देश में होने वाली हर गड़बड़ी, इतने बरस बाद भी आज नेहरू उसके लिए जिम्मेदार हैं। और सदन में गाहे बगाहे कभी प्रधानमंत्री भी नेहरू जी का, पंडित नेहरू का इस्तेमाल करते हैं उनके नाम का, इसी तरह से निशाना साधने के लिए। और अभी तो अमित शाह ने भी इस्तेमाल किया था उनका। तो उस पर उमा भारती ने बहुत कुछ कहा और उनकी महानता का भी जिक्र किया। निश्चित तौर पर देखिए, जिस हालात में देश जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आया था और नेहरू जी जो कुछ कर रहे थे उसे उन्होंने याद किया उमा जी ने, और उमा जी ने क्रेडिट दिया कि नेहरू जी ने जो विकास की बुनियादें रखी, जिस तरह से वो देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो उसके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। मैं आपको रिजवान भाई बता दूं कि एक शब्द आता है कि किसी की बड़ी मूर्ति बना देने से किसी का कद छोटा नहीं हो जाता। कहते हैं कि सरदार पटेल की बड़ी मूर्ति यदि आपने नर्मदा जी के तट पे बना दी है तो उससे कोई गांधी जी का कद छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात कम से कम गुजरात के दो लोगों को समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी
और अमित शाह जी को। आप लगातार 11 साल से नेहरू ने किया। अब ये देश समझने लगा है, ये जानने लगा है कि आप नेहरू की ओट लेके बचने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है उमा भारती जी ने भी वही संकेत दिया है जो मैं कह रहा हूँ। उनसे सवाल पूछा गया कि बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इस तरह से उनसे सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा इतिहास में सब कुछ दर्ज है और इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन इस विभाजन के लिए अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं और वो पहले भी बंगाल को भंग कर चुके थे, वो पहले भी, उन्होंने ये भी कहा। और उसके अलावा विभाजन के बारे में और भी बहुत सी बातें कही उन्होंने। देखिए, उमा भारती ने इतना तो क्लियर कर दिया कि वे जवाहरलाल नेहरू को व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदार नहीं मानते हैं, जिसके लिए लगातार बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। उमा भारती जी का ये इंटरव्यू को मैंने बड़े गौर से सुना था और उन्हें बड़ी घेराबंदी करने की कोशिश की गई थी। बड़े ज्ञानी संपादक, कई बार उन्होंने एंकर को डांटा भी, कई बार उसको प्यार भी किया एंकर को। तो उमा भारती ने बड़े, इस बार मैंने देख रहा था, बेहद विवेक से, बेहद शालीनता से, बेहद समझदारी से, बेहद नपे तुले अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है। मुझे लगता है कि उमा भारती जी का ये पूरा इंटरव्यू उमा भारती को कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के बगल में लाके खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी में भी दो धाराएं चलती हैं, आप और हम जानते हैं। एक कट्टरपंथ है और एक ऐसे हैं जो लिबरल हैं, जिसमें अटल जी का नाम लिया जाता है। पता नहीं क्यों भगवाधारी उमा जी, जो एक फायर ब्रांड मानी जाती थी, इस इंटरव्यू के बाद उनकी छवि कहीं ना कहीं अटल जी के समकक्ष लाके खड़ा किया है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। युवाओं के सामने एक बात आई फायर ब्रांड लेडी के बारे में। उन्होंने कहा कि पुरुषों को, 65 साल के नेता को, मर्द को कहा यह जाता है कि वो अभी भी युवा नेता है, लेकिन कोई महिला 50 साल की हो जाए तो उसको बूढ़ा कह दिया जाता है। और उन्होंने कहा मैं अभी भी एंग्री यंग वुमेन हूँ। तो बड़ा अलग रूप होगा कि जिस कार्यक्रम में ये इंटरव्यू चल रहा था, सामने बड़ी तादाद में टीनेजर बच्चे बैठे थे, लड़कियां थी, लड़के थे, और वो लोग बड़ी जोरदार, उनमें जोश भरने के लिए उमा जी ने ये वाली बात कही कि मैं अभी बूढ़ी नहीं हूँ और मैं आज भी यंग मैन हूँ। मतलब उस तरह का उन्होंने कहा कि मैं अभी बूढ़े नहीं हूँ और मैं अभी राजनीति करूंगी, अंतिम सांस तक राजनीति। बिल्कुल, एंग्री यंग वुमेन। ये भी पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने उसका जवाब सीधा नहीं दिया, उन्होंने घुमा दिया। उन्होंने कहा क्या चुनाव लड़ने को ही आप राजनीति मानते हैं, क्या सेवा को आप राजनीति नहीं मानते हैं? तो उमा भारती चुनाव की राजनीति में, हालांकि हमें मालूम है कि उमा भारती अगला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और उसकी ये जो जमीन तैयार हो रही है, तो ये सारी जमीन तैयार हो रही है कि उमा भारती जी अगली बार चुनाव लड़ेंगी। और ये बात वो कह चुकी है कि मैंने स्वास्थ्य कारणों से 5 साल की छुट्टी ली है, अगली बार मैं चुनाव राजनीति में आऊँगी। एंग्री यंग वुमेन उन्होंने अपने आप को कहा, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी राजनीति में रहूँगी और पूरे जीवन राजनीति में रहूँगी। उन्होंने इस बात का भी, लोग लगातार कहते हैं उन्होंने वो संन्यास ले लेंगी राजनीति से किनारा हो गया, उनको किनारे कर दिया गया है। लेकिन इस तरह की बातें वो जिस अंदाज में वो कह रही थी, फिर एक दर्द भी छलका उनका, पार्टी से जिस तरह से वो निकाली गई थी वो दर्द भी उनका छलका, उस पर भी उन्होंने कहा। और साथ में ये भी कि कोई भी उनके मुद्दे अच्छे थे जब उन्होंने नई पार्टी बनाई, लेकिन कोई भी धन बल और बहुत तरह की चीज़ें लगती हैं चुनाव जीतने में, उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया। जिस्टल, दरअसल रिजवान भाई, मैं उन तमाम सारी घटनाओं का साक्षी हूँ जब उमा भारती जी से सत्ता छीनी गई थी। ये सत्ता उमा भारती जी ने खुद बनाई थी मध्य प्रदेश में। शिवराज उमा भारती ने इतनी मेहनत करके दिग्विजय सिंह को उखाड़ फेंका था, उनकी सत्ता को, लेकिन मात्र 11 महीने में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था। मैं वो नाम और पूरा दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए भी कोई दोषी और नहीं है। उमा जी का परिवार और उनको घेर लेने वाले लोग, इनका भी कहीं ना कहीं दोष था। उमा भारती यदि पार्टी की लाइन पर चलते, वो खुद की लाइन बना रही थी और वो नहीं बने थे, लेकिन इतना भी तय है कि बहुत षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उमा जी से सत्ता छीनी गई। और उमा जी को, मतलब कहना चाहिए ना, एक तरह से उन्हें, उनका जो गुस्सा है, उमा जी का जो स्वभाव है, उनको क्रोधित करवाने का बाकायदा उसमें वो कहते ना, आग में घी डालने का काम लगातार लोग करते रहे। उमा जी समझ नहीं पाई और वे खुद मतलब सत्ता से दूर होती चली गई, उनसे सत्ता छीनी गई थी। और उन्हें जब विरोध किया तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया, जैसा कि बीजेपी में होता है। तो उमा जी उस बात को कह रही है कि मैं नहीं गई, मुझे बाहर किया गया था।
फिलहाल अब हम पर ये बात करते हैं, आज देखिए बिल्कुल नया मुझे लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा जी की क्या भूमिका होगी। ये जो जमीन तैयार की जा रही है ये क्यों की जा रही है? मुझे लगता है रिजवान भाई इसके पीछे दो लोगों का दिमाग हो सकता है। देखिए मैं अंदाज से कह रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से लग रहा है एक सुरेश सोनी जी और दूसरे मोहन यादव जी, ये दोनों उमा भारती को कहीं ना कहीं अपने पाले में ले आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आज मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ अपने दर्शकों को, मैं बता रहा हूँ, और ये बात की यदि आप पड़ताल करेंगे तो मैं कहीं ना कहीं सच के नजदीक मिलूंगा। सुरेश सोनी जी को उमा भारती शुरू से ही सम्मान देती रही हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी लाइन लग रही है कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश में कैसे मजबूत किया जाए, तो मुझे लगता है कि उमा जी का सहारा लिया जाएगा। आगे आने वाले समय में देखिए आप क्या होने वाला है। अभी मेरे पास एक नई खबर है मध्य प्रदेश को लेके, मैं विस्तार से बाद में बनाऊंगा कि बीज को लेकर और खाद के लेकर शिवराज जी के जो बयान आए हैं उसे पार्टी हाईकमान ने एक तरह से मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के खिलाफ माना है, और शिवराज जी को वहां से एक तरह से, हमें डांट तो नहीं बोलूंगा, बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन उनको एक चेतावनी मिली है कि आपका ये बयान पार्टी ने उचित तरीके से नहीं लिया है। जिस तरह उन्होंने इंदौर में बयान दिया बीज को लेकर के यहाँ नकली बीज मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी कभी यात्रा लेके निकल पड़ते हैं, कभी वे रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर टाइगर मूवमेंट वो जो एक बन रहा था इस साइड उसको लेके विरोध करते हैं। वो मोहन यादव को कमजोर करने के जितने भी यत्न भी प्रयास कर रहे हैं, अब उसे काउंटर करने के लिए मुझे लगता है कि उमा जी को तैयार किया जा रहा है। उमा जी को निकाल लिया गया है बाहर, और बहुत तरीके से उमा जी धीरे धीरे अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ नया होने वाला है, अब देख लीजिए। देखिए ये इसमें क्या सच्चाई है ये तो अभी अनुमान है हमारा, लेकिन ये तय है कि उमा भारती मेरा बहुत प्यारा भाई है मोहन यादव, ये कहती हैं, उन्होंने कहा है खुलेआम, और सियासत में उन्हें लाने में उनका भी बहुत बड़ा रोल है उमा भारती का, मोहन यादव को। तो ये जो एक नया समीकरण दिख रहा है आने वाले वक्त में हो सकता है इसके भी कोई मायने हो, लेकिन इतना है कि उमा भारती अब एक लिबरल नेता की तरह, जो वो बहुत आक्रामक उस तरह की चीज़ों में नहीं रह, पार्टी की उस लाइन पर बहुत आक्रामक नहीं रहती, उस तरह से हैं। उन्होंने बंटवारे के समय के का भी एक जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो भूमि जिस भूमि पर का तय हुआ कि ये बंटवारे में वहाँ के मुसलमान तो चले गए, लेकिन देश के 2.5-3% से ज़्यादा मुसलमान नहीं गए। उन्होंने ये विश्वास था उन्हें कि वो जो उनके हिंदू पड़ोसी हैं जिनके साथ वो रहते हैं वहाँ वो सुरक्षित है, और वो उनकी तरक्की उन्हीं के साथ है, उनकी खुशहाली उन्हीं के साथ है। उन्होंने ये बात भी कही, तो वो एक चीज़ को उसको कुरेदा भी उन्होंने। लेकिन उमा भारती जो एक फायरब्रांड नेता, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और उसको लेकर बहुत तरह की चीज़ें, वो जो जिस अंदाज में वो कहती थी उसका भी जिक्र किया है इन्होंने इस पूरे उसमें। उनसे पूछा गया था कि आपका वो जो आपका सपना था उस समय जो आपकी वो थी वो क्या पूरी हो गई है? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। जी, मैं आपकी बात को आगे जी। दरअसल उमा जी से ये कहा था कि आपने नारा दिया था कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर बनने के बाद क्या आपका टारगेट पूरा हो गया? बिल्कुल लक्ष्य पूरा हो गया? उन्होंने कहा नहीं। उमा जी ने कहा बिल्कुल नहीं, अयोध्या में मंदिर बनने के बाद केवल मंदिर में भगवान विराजमान हो गए, हमारा लक्ष्य नहीं था। हमने कल्पना की थी राम राज्य की, और राम राज्य में गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है वो पटना चाहिए। तो उमा भारती ने वो तमाम सारे उदाहरण दिए हैं इस इंटरव्यू में, और ये कहा है कि आज भी देश में राम राज्य नहीं है, आज भी बहुत सारा समाजों के बीच में भेद है, आज भी लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आज भी लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, आज भी लोग वंचित हैं। एक गरीब व्यक्ति का बच्चा आज पढ़ाई के लिए वंचित है, तमाम सारे अवसरों से वंचित है। उमा जी ने अपने मन की जो पीड़ा है, स्कूल अच्छा मिलना चाहिए खोल के सामने रखी है। गरीब का बच्चा भी उसी स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़े जैसे अमीर में पढ़ता है, ये भी उन्होंने कहा निश्चित तौर पर। अब उमा भारती ने क्लियर कर दिया है कि 11 साल की आपकी सरकार के बाद भी आपने जो एक खाई भरना चाहिए थी वो भरी नहीं है। उमा भारती जी ने कहीं भी पूरे इंटरव्यू में ये नहीं बताया है कि 11 साल की क्या उपलब्धियां हैं सरकार की। आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या नरेंद्र मोदी जी की तारीफ तो वो करती है कि भाई पार्टी के बड़े नेता हैं, आपने यदि उनकी बुराई कर दी या उनकी तारीफ नहीं की तो आप बाहर हो जाओगे, लेकिन उन्होंने तारीफ भी नहीं की, बुराई नहीं की तो तारीफ भी नहीं की। उन्हें बताया नहीं कि ये उपलब्धियां रही हैं इतने दिनों की। ठीक है, 376 हट गई है, राम मंदिर बन गया है, लेकिन समाज को क्या मिला है, देश के आम नागरिक को क्या मिला है, ये सवाल उमा भारती जी का
इस पूरे इंटरव्यू के दौरान एक तरह से बाएं फैला के खड़ा हुआ है। बिल्कुल बहुत तरह के सवाल, मतलब 1 घंटे 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट के आसपास का एक कार्यक्रम, और लगातार, और कोई ऐसा नहीं कि एक एंकर ही सवाल कर रहा था। वो जो एंकर हैं वो भी एक विज्ञान जो है वो भी एक अच्छे एंकरों में उनका नाम है, अच्छे एडिटर में उनका नाम है, और उसके साथ साथ अन्य पांच एडिटरों ने और सवाल उनसे पूछे, और सवाल आसान नहीं थे, लेकिन उमा भारती ने बहुत शानदार बैटिंग की उस दिन। मतलब उस दिन एक बार हम खिचड़ी की बात करें, बता रहा हूँ, सबसे पहली बात तो अपन ये सोचिए, इस पे विचार करिए कि उमा भारती जी अचानक TV9 के स्टूडियो क्यों गई, जब वो लंबे समय से फ्रेम से गायब थी। लंबे समय बाद उन्होंने 6 ट्वीट किए थे, जिसपे हमने खबर बनाई थी। उसके बाद उन्होंने फिर 2-3 ट्वीट किए, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप समझिए पूरी सब चीजों को, ये सारा के सारा आप यदि कड़ियों को जोड़ते जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल। फिर वो TV9 में आई हैं, TV9 के सवाल और उमा जी के जवाब, जो आप खुद कह रहे हो कि गजब की बैटिंग की है। आप समझिए सब चीजों को। मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ नया घटने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ गजब और अलग घटने वाला है। उसकी पटकथा ये इंटरव्यू के रूप में तैयार हो गई है। आगे आगे मैं इस पे लगातार खबरें बनाऊंगा और आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। इतना तय है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को कैसे मजबूत किया जाए, ये जिम्मेदारी शायद अब उमा जी के कंधे पे डाल दी गई है। बिल्कुल। पत्थर लेकर निकली, सुर्खियों में आई, लेकिन लंबे समय तक नहीं चला। फिर राम मंदिर के भूमि पूजन में वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ये खूब चर्चा हुई, और उस समय भी वो सुर्खियों में आई। राम मंदिर के बारे में भी इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सा जिक्र किया। उन्होंने अपनी अपेक्षाएं और बहुत तरह की चीज़ें का उल्लेख किया, कुछ संतोष भी व्यक्त किया। फिर चर्चा में आई वो जिस पे उन्होंने प्रताड़ित करने की बात की, और अपने अपने भतीजे और भतीजी को, जो उनको परिवार को उन्होंने सौंप दिया, वो एक इमोशनल बात के साथ आई। हमने उस मामले को लपक लिया, हम तो यही कहेंगे, हमने लपका। आपने बहुत ढेर सारी बातें कहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहना है तो साफ साफ कहिए, सामने आकर बताइए। हमने एक बात और कही कि खिचड़ी पका दी है। उन्होंने खिचड़ी पर भी जवाब दिया उमा भारती जी ने, और आज हम कह रहे हैं कि आपने अब ऑलराउंडर की तरह व्यवहार किया है। बेहतरीन शानदार बैटिंग की है आपने, और इतने धुरंधर गेंदबाज जब सामने आपके थे, उस समय स्पिनर भी थे, फास्ट बॉलर भी थे, आपने बेहतरीन बैटिंग की है। तो अब रविंद्र भाई क्या कहेंगे? अंतिम प्रतिक्रिया इसमें मैं लूँगा। आप लगातार समय पे आपकी निगाह है इन सब चीज़ों पर, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कहीं हाईकमान अन्यथा तो नहीं ले लेगा इस तरह की बातों को? देखिए, उमा भारती का आप कोई नुकसान क्या करेगा? उमा भारती जी का कभी कोई व्यक्ति नुकसान नहीं कर सकता। उमा भारती खुद अपनी दोस्त हैं और खुद अपनी दुश्मन है। वे खुद अपने ही बयानों से अपना नुकसान करती हैं और अपने बयानों से वे आगे बढ़ती हैं, लेकिन उमा भारती जी को कोई नकार नहीं सकता। उमा भारती जी एक ऐसी शख्सियत है मध्य प्रदेश की और देश की राजनीति में, बल्कि मैं कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक ऐसी शख्सियत है, यदि जहाँ वो खड़ी होती है लाइन वहीं से चालू होती है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उमा भारती जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं जिस पे एक नई बुनियाद रखी जाएगी। अब देखते चलिए, बस चर्चा ख़त्म नहीं हो पा रही, थोड़ा सा कुछ चीज़ें और बच गई रविंद्र भाई, और अधूरी रह जाएगी। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें और बहुत कही हैं। एक तो विपक्ष की भूमिका को लेकर कि विपक्ष को मौका देना चाहिए, विपक्ष की बात सुननी चाहिए। विपक्ष को भी कुछ नसीहतें उन्होंने दी हैं, लेकिन आलोचना को लेकर जिस तरह का आज के दौर में जिस तरह का रिएक्शन होने लगा है, बहुत तरह की चीज़ें होने लगी हैं, उस पर भी उन्होंने बहुत शानदार ढंग से उसको भी कहा है कि इस पर चारवाक के सिद्धांत तक का उल्लेख किया, और उन्होंने कहा कि हमारे इसमें कई तरह के ऐसे सिद्धांत हैं, हमारे धार्मिक परंपराओं में भी कई तरह के ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें नास्तिक तक को स्थान है। तो उन्होंने इसका भी बड़ा उल्लेख किया और कहा कि देश की उन्नति और इसके लिए सदियों से हमारा भारत ऐसा ही रहा है। और महात्मा गांधी को तो जो उन्होंने कहा ही कि रिजवान भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पूरा इंटरव्यू यह है, आप 1 बार देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार बोलो, देखो, आपको लगेगा कि उमा जी के शरीर में अटल जी की आत्मा प्रवेश कर गई। बिल्कुल। ये जो आप सारी चीजें बता रहे हो, जो अटल जी का भी, मुझे लगता है कि अटल जी की जो बातें होती थी, वो लगता है कि उमा जी अभी लगातार पढ़ रही हैं, या तो अटल जी को पढ़ रही हैं या वो सुन रही हैं अटल जी को। कहीं ना कहीं अटल जी का प्रभाव
इस बार के इंटरव्यू में दिखाई दिया। और जो आप कह रहे हैं विपक्ष को सुनना चाहिए और ये सारी चीज़ें जो अटल जी का थॉट रहे हैं, विचार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उमा जी ने प्रकट किया। बिल्कुल रविंद्र भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की हम लोगों ने आपस में, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उमा भारती क्या कह रही हैं, बात उनकी निकली है तो दूर तक गई भी है। अब उसके क्या असर होते हैं, कौन किसे कैसे लेता है इसे, लेकिन देश में चर्चा का विषय तो है। ये उस समय चर्चा में आ गया जब वोट चोरी की बात बहुत चर्चा में, बहुत सुर्खियों में है, और ऐसे समय उमा भारती का ये बयान भी इतनी चर्चा में आया, और ये स्वाभाविक रूप से आया। इसमें कहीं कोई किसी ने किसी एक चैनल में इंटरव्यू था, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से चर्चा में आया और जमकर चर्चा में आया और तारीफ भी हुई। उमा भारती का ये अंदाज़ नहीं है। पीछे भी हमने उनके बारे में ये कहा था कि आप अपनी बात से बदल ना जाएं, या फिर आप कहें कि मीडिया ने मेरे बात को गलत ढंग से कहा, लेकिन उन्होंने बहुत दृढ़ता से कहा था कि जो अब ट्वीट कर दिया है, जो सामने आ गया है, जो रिकॉर्ड में आ गया है, वो बदलेगा नहीं। तो इस बार भी उन्होंने जो कुछ कहा है वो बहुत चर्चा में है, और लगता है कि अब वो धीरे धीरे इस तरह की चर्चाएं लगातार करती रहेंगी। उन्हें हम भी आमंत्रित करते हैं, हम भी चाहेंगे कि हम लोगों के साथ भी वो चर्चा करें, और इसी तरह की आनंददायी चर्चा करेंगे, जानकारी लोगों के बीच में जाए, वो क्या सोच रही हैं, कैसे सोच रही हैं। और ये जो नई बात आई है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मजबूत करने के लिए उमा भारती ने बीड़ा उठा लिया है, तो उसकी भी हम पड़ताल करेंगे और आपके सामने वो विषय और खुलासे के साथ लाएंगे। हमें इजाज़त दीजिए, और अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।